साथियों, विकसित भारत का एक और स्तंभ है हमारी युवा शक्ति। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, जो छोटे मोटे बिजनेस में हैं उनको आसानी हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली है। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। और मैं आपको याद दिला दूं, सरकार आपकी फिटनेस के लिए इतना कुछ कर रही है, तो एक बात मैं बार बार कहता हूं, अब तो ऐसे लोग हैं डेली 200 लोगों से बात करते हैं आप लोग। आप लोगों को मेरी बात जरूर बताइए कि मोटापा हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, इसलिए खाने का तेल 10% कम करने से शुरुआत करें। मोहम्मद जी, आप मेरा एम्बेसडर बन जाइए। ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। साथियों, अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। साथियों, नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। इस वर्ष सिर्फ जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी बहुत कम किया गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है। आजकल तो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तब इस फैसले का सुखद एहसास और भी अधिक होता है कि नहीं, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है। साथियों, आजकल महंगाई की दर भी बहुत निचले स्तर पर है, नियंत्रण में है। और यही तो प्रो पीपल गवर्नेंस है। जब जनहित और राष्ट्रहित में फैसले लिए जाते हैं, तब देश आगे बढ़ता है। और इसलिए ही आज भारत की ग्रोथ करीब करीब 8% है। यानी दुनिया में हम सबसे तेज गति से ग्रो कर रहे हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों का सामर्थ्य है, 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। और मैं आज देशवासियों को फिर कहूंगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिफॉर्म्स का ये जो सिलसिला चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं, बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है। इस दूरगामी ऐतिहासिक निर्णय के लिए
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से अभिनंदन। अब जीएसटी में केवल दो प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। अधिकांश आवश्यक वस्तुएं 5% स्लैब में रखी गई हैं, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी सी होगी, वह 40% तक के कर दायरे में उन्हें रखा गया है। कम कीमतों से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन सुधारों में राज्यों के हितों को भी पूरा ध्यान रखा गया है। यह नया अध्याय किसानों, महिलाओं, युवाओं, एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों को एक नई शक्ति देगा। खाना, दवाइयां और शिक्षा सामग्री पर कर 0 से 5% तक रखने से घरेलू खर्च में बचत होगी। रोजमर्रा की वस्तुओं पर कटौती से उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा और हर परिवार को तत्काल इससे राहत भी मिलेगी। जीएसटी अनुपालन अब और सरल होगा। प्रीफिल्ड रिटर्न, तेज रिफंड और आसान रजिस्ट्रेशन जैसी व्यवस्थाएं छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। उपभोग व्यय बढ़ने से ऑटोमोबाइल, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और निर्माण क्षेत्र में मांग तेजी के साथ बढ़ेगी। लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्वदेशी से स्वावलंबन की भावना को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। उल्टे शुल्क ढांचे का समाधान, वर्गीकरण विवाद का निपटारा और पारदर्शी कर प्रणाली व्यवसायों में स्थिरता और विश्वास को मजबूत करेगा। केंद्र व राज्यों की सामूहिक सहमति से इस सुधार को और भी व्यापक और स्वीकार्य बनाती है। बीते वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयासों से थोक महंगाई 2% से नीचे लाने में सफलता प्राप्त हुई है। नए जीएसटी सुधार खपत और मांग की गति देगी, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत, स्थिर और समावेशी बनेगी। इस अभूतपूर्व युगांतरकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को पुनः हृदय से धन्यवाद। हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं और वह है कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। इसके साथ ही
शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। यानी यह उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक यानी 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। अभी हम लोग इस व्यवस्था को इसके साथ दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सभी विभाग, बेसिक है, माध्यमिक है या उच्च है, बहुत शीघ्र इस औपचारिकता को पूर्ण करते हुए एक कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ इन्हें उपलब्ध करवाने की दिशा में अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाए, एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा कर लें जिससे इस सुविधा सबको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में, मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर के इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास और रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि अभी जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से, जिन्हें आज जिन सभी आदरणीय जो एक गुरुजनों को यहां पे सम्मानित किया गया है या जो सम्मानित जिनको यहां पर सम्मानित करने के लिए आज आमंत्रित किया गया है या जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। याद रखना, धन की 3 ही गति होती है, या तो दान करो, वो आपको यशस्वी बनाएगा, स्वयं भोग करो, कुछ देर के लिए चलने लायक बनाएगा, बाद में शुगर से ग्रसित कर देगा। और अन्यथा गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है, जैसे आपने माफियाओं के नाश को देखा होगा। तो दानम, भोगम और नासम, ये धन की 3 गति है। दान देश, काल और पात्र को देख करके, हमारे पूर्वजों ने, भारतीय मनीषा ने दान के लिए भी कुछ बातें कही, जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में उसके बारे में छोटा सा एक उद्धरण खन्ना जी ने भी यहां पे प्रस्तुत किया। वह सात्विक हो, देश के लिए, धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान हमेशा सार्थक होता है और व्यक्ति को, पीढ़ी को यशस्वी बनाता है। आज चिंता मत करिए, वे पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे, आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं पा सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है।
नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। यह विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं, जो अयोध्या में देखने को मिल रही है आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं, जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है आपको इससे भी पीड़ा होगी, जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। तो ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है, नाम का असर होता है। चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है, और ठीक है चच्चू भी शांत हैं लेकिन समय आने पे अपना होश दिखाएंगे। मैं एक वक्तव्य आपका दिखा रहा हूं, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो वक्तव्य है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ये वक्तव्य है श्री अखिलेश यादव का। महोदय, उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है ये? यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है, और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है, ये उपचुनाव दे चुका। और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है, नाम का असर होता है। चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है, और ठीक है चच्चू भी शांत हैं लेकिन समय आने पे अपना होश दिखाएंगे। महोदय, मैं विनम्रता से कहूंगा कि महाकुंभ पे राजनीति न करें, अपनी बात को रखें शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ। लेकिन जो लोग जीवित हैं, अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, उनको मृतक मत बताइए। और पांडे जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, हमारे यहां तीर्थ यात्राएं होती थी, लोग जाते थे, बड़े श्रद्धा के साथ जाते थे। हमारी आस्था है, कैसे आप इसको रोक सकते हैं? लेकिन उनको बदनाम मत करिए, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं तो तेलंगाना का भी उदाहरण आपको दे दिया, उत्तर प्रदेश का मैंने दिया, गोरखपुर का मैंने दिया, प्रयागराज का मैंने दिया। और जो लोग प्रयागराज में भगदड़ के शिकार हुए हैं या फिर विभिन्न रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, सरकार की पूरी संवेदना है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। और इन सभी घटनाओं की जांच करने के लिए इसीलिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन का गठन भी किया है। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, तथ्य भी मांगेगा, जानकारी भी मांगेगा, हर एक स्तर की जानकारी लेगा। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे इस बात में विनम्र अपील भी करूंगा, आयोजन किसी पार्टी का, किसी सरकार का नहीं है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है।
ये आयोजन समाज का है, भारत का है, सनातन धर्म का है। और सनातन धर्म को और भारत को कृपया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम मत करिए। पहली बार गरीब को शासन की योजना का लाभ का हिस्सा बन पाया है। अब चेहरा देख करके नहीं, योजनाएं किसी तुष्टीकरण का शिकार नहीं होती, बल्कि योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उसकी संतुष्टिकरण का आधार देने वाली होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 81 करोड़ लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रति माह 5 किलो राशन की सुविधा प्राप्त करते हैं, तो प्रदेश में 15 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित है। हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के अंदर 15 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से 15 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 65 लाख परिवार इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 लाख परिवारों को देश के अंदर आवास की सुविधा मिली है। तो उत्तर प्रदेश में यह संख्या 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला है और उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से ग्रीन ईंधन एंड क्लीन ईंधन की सुविधा मिले, यह सपना साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जिसमें देश के अंदर 10 करोड़ 33 लाख परिवारों को फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश के अंदर पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कोई कार्यक्रम चला है। 68 लाख स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों को 52,50,000 करोड़ से ज्यादा का लोन उपलब्ध हुआ है। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से भी देश में 59 लाख श्रमिक इससे लाभान्वित हुए हैं। अटल पेंशन योजना 7 करोड़ 65 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। और प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 56 करोड़ बैंक खाते खोले गए और इन बैंक खातों में 2,56,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उन गरीबों ने अपनी जमा भी की है। उन लोगों की जमा भी हुई है या गौर सरकार के द्वारा जो अनुदान भेजा गया है, जो सब्सिडी भेजी गई होगी डीबीटी के माध्यम से उन अकाउंट में उन लोगों तक सीधे सीधे पहुंचने का काम हुआ है। और इन सभी योजनाओं की जो परिणति है वह है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक नया मध्यम वर्ग के रूप में उभरा है और भारत एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने
अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ। आपके समय में उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा था और आज उत्तर प्रदेश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? उसका कोई कारण तो होगा। और उसमें मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि समस्या के बारे में सोचने से, एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। हां, इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कुंभ के बारे में आपकी जैसी दृष्टि थी वैसी सृष्टि नजर आई। हम लोग तो कुंभ के संदेश को एकता के संदेश के रूप में देखते हैं और महाकुंभ ने साबित किया है जो भारतीय ऋषि की दृष्टि थी कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। यह यानी सत्य एक है, देखने की दृष्टि भले ही लोगों की अलग अलग हो सकती है और सत्य वह है ये कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। एकता का वह संदेश महाकुंभ ने दे दिया है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपका विघटन करना, तोड़ना, ये सभी षड्यंत्र बेनकाब साबित हुए हैं, आगे भी होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात का अनुरोध जरूर करूंगा, कुंभ के संदेश से कुछ तो सीखें। और एक ही संदेश है कि साथ साथ चलने से ही विकास होगा, साथ साथ चलने से ही विकास होने वाला है। और एक कुंभ का सबसे बड़ा संदेश है और उस संदेश को अगर हम अंगीकार कर सकेंगे तो बहुत कुछ कह पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। महामहिम राज्यपाल जी का यह भाषण उन्हीं बातों को प्रतिनिधित्व करता है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे।
प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। पांडे जी, मैं जाऊंगा, यहां पे हमारे श्रम और सेवायोजन मंत्री हैं राजभर जी, श्री अनिल राजभर से कहूंगा कि एक बार आपको अटल आवासीय विद्यालय का दौरा करवाएं। अभी मैं बिलारी में भी आया था, बिलारी के विधायक भी नहीं होंगे यहां पे, हाँ भाग गए होंगे, क्योंकि स्वतंत्र देव जी ने ऐसी कसम उनको खिला दी है कि वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि किसके नाम पे कसम खाएं। ऐसी कसम मत खिलवाया करे जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, किसके नाम पे करें, और खन्ना जी किसके नाम पे कसम खाते हैं? ये स्थिति है, ऐसा मत किया करिए भाई। आप तो घर में जो है, आप पता नहीं किन स्थितियों में रहते होंगे, लेकिन खन्ना जी के बारे में और कम से कम हमारे ये फहीम इरफान के बारे में तो आपको सोचना चाहिए। और बेचारा भी अपनी किस्मत को कोस रहा होगा कि आपने ऐसी कसम खिला दी। मैं बिलारी में गया था अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए। आप देखिए ना उन बच्चों की, आप अपने बच्चों को तो विदेशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, श्रमिकों के बच्चों के विद्यालय को बंद करते थे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं देते थे। आज श्रमिकों के बच्चों के लिए, निराश्रित हो चुके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय हम बना चुके हैं। और यही नहीं बना रहे हैं, कैंपस जो हम बनाने जा रहे हैं, अभी सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बनने जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी अपग्रेड किया गया। 8वीं तक थे, गरीब परिवारों की बच्चियां पढ़ती थी, 12वीं तक की बच्चियां उसी कैंपस में पढ़ेंगी। सभी प्रकार की सुविधाओं को वहां पर सरकार ने उपलब्ध करवा दिया है, ये भी वहां पे उपलब्ध कराई गई। और 29,000 से अधिक जिन विद्यालयों की बात कर रहे हैं, 27,000 विद्यालय हैं, 27,000 विद्यालयों को हमने स्वेच्छा से इस बात के लिए कहा कि जो विद्यालय चाहेंगे, 50 से कम छात्र हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर का दायरा बहुत लंबा नहीं होता, पांडे जी आप 4-4 किलोमीटर जाते थे, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उन विद्यालयों को इंटीग्रेटेड कैंपस, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक हो जाए, छात्र शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हो उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे 1 शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए। और बाकी जगह खाली होती हैं, अधियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। शिक्षा आयोग नई भर्ती करेगा और ये समय पे होना चाहिए। लेकिन 3 से 6 वर्ष तक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, और ऐसा नहीं कि स्कूल पेयरिंग की स्थिति केवल यूपी के अंदर हो रही है, हिमाचल में हुई, कांग्रेस ने हल्ला नहीं किया। कर्नाटक में हुआ, कांग्रेस ने हल्ला नहीं किया। अन्य राज्यों में हुआ, कहीं हो हल्ला नहीं हुआ। यूपी में हम कर रहे हैं कि नहीं, अच्छा कैंपस मिलना चाहिए, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब छात्रों पे विशेष ध्यान देना है तब उन बच्चों के लिए शिक्षक उपलब्ध ना हो। क्या स्थिति है? कहां आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? ऐसा नहीं कि पिछले 8 वर्ष में जो परिवर्तन किए गए इसके परिणाम, आज नीति आयोग इसको स्वीकार करता है,